सभी महानुभवी व्यक्तियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं और जो किसानगण हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम कुलदीप कौरव है और मैं ग्राम पुआरिया से हूँ। जैविक खेती में मैं पिछले 5 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ और हमारे द्वारा जो जैविक खाद कंपोस्ट खाद होती है, केचुआ खाद, वो बनाई जाती है। इसी के साथ जो प्राकृतिक खेती है उसके लिए भी एक अलग से हमारी कोशिश है। हमारा एक यूट्यूब चैनल है किसान बंधु जैविक खेती नाम से, जिसमें हम कुछ ऐसे किसानों को रखते हैं जो कुछ क्रिएटिव कार्य कर रहे हैं कृषि से ही जुड़े हुए, जिसमें प्राकृतिक कृषक हो गए और जो जैविक खाद बना रहा है, जैविक खेती कर रहा है, भले ही वो छोटी मात्रा में अपने खाने के योग्य ही कर रहे हूँ। 1 एकड़ हो गया, 2 एकड़ हो गया, अपने स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूक है वो है व्यक्ति हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद मैं बताऊं कि हम जो जैविक खेती केचुआ खाद होता है उसको कैसे बनाया जाता है, उस विषय में भी ट्रेनिंग देते हैं। लोगों को प्रेरित करते हैं कि आखिर जैविक खाद कैसे तैयार किया जाता है। इसी के साथ आप सभी ने सुना होगा जो NRLM है, ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। हालांकि ये भारत के हर राज्य में, हर पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे आजीविका मिशन संचालित है। तो इन संबंधित जानकारियों को लेकर हम YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में आते हैं। कई किसान हो गए जिनको हमारे बारे में पता भी होगा। और इसी के साथ जो अभी अपन लोग जिस विषय के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो अंतर्वर्ती कृषि है, इसमें आत्मा परियोजना हो गई। हमारे जो क्या बोलते हैं, RN पटेल साहब जी हैं नरसिंहपुर से, DDA सर, उनके माध्यम से भी आगे जानकारी चाहेंगे और खासकर उपेंद्र जी का अनुभव इस मीटिंग में लेंगे कि उनके द्वारा जो अंतर्वर्ती खेती की जा रही है उसमें उन्हें कौन कौन सी समस्याओं, चैलेंजों का सामना करना पड़ा। रोपा लगाने की पद्धति है वो ये हुआ कि रोपा लगा करके हम राहर की 15-16 क्विंटल उपज ले सकते हैं, धारवाड़ पद्धति। तो ये भी आया कि रोपा लगाना, रोपा तैयार करना, फिर खेत में लगाना थोड़ा टिपिकल होता है। लोग अगर यहाँ तो मूंग बो रहे हैं अगर फरवरी मार्च में, अगर हम रोपा लगाते हैं कब, मई में, करीब 1-2 मई के आसपास अपन रोपा लगाते हैं। तो ये हुआ कि अगर ये 1-2 मई के आसपास रोपा लगाए, फिर अपन 30 जुलाई में, लास्ट जून में, तो जुलाई में अपन ने उसको रोपा खेत में। उसकी तुलना में यदि हम फरवरी मार्च में यदि हम लगा दिए मूंग के साथ में, तो हमारा लगाने का खर्चा कम हो गया। तो और आसानी से कई लोग कर सकते हैं, जो बड़े एरिया वाले भी कर सकते हैं लोग। तो इस अब बस हाँ, एक ही तरीका है बस कि आप रो टू रो मेंटेन कर सकते हो बोते समय, कतार, लाइन टू लाइन, लेकिन पौधे से पौधा मेंटेन करना थोड़ा टफ काम है। तो उसके लिए हमको कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसे हम ज्वार लगाते हैं, अभी हमने ज्वार लगवाया पूरे नरसिंहपुर जिले में, 3 साल हो गए लगभग। एक पिछले 2 साल पहले 3000 एकड़ 4000 एकड़ में ज्वार लगी। 335 टन यानी 3500 कुंटल की सरकारी खरीदी भी हो गई दोनों वर्ष। ज्वार सरकार खरीद रही है 3000 रुपए किलो पर, 3000 रुपए कुंटल पर। लेकिन ज्वार में एक समस्या जो आई, वही समझ में आई कि जब तक ज्वार 100 लोग, 50 लोग लगाएंगे नहीं, तब तक जो है वो ज्वार सफल नहीं होगी, पक्षी सब खा जाएंगे। एक ये तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग ज्वार, तुअर में खासकर कुछ लोग हमारे जो कहा कि हम 2 एकड़ में लगा करके हम आधा 1 एकड़ में लगाएं, लेकिन तरीके से लगाएं। हम लोग रोपा भी लगाएं, रोपा भी लगा के देखें इसमें भी, और 2 बार खुटाई करके देखें। मैंने जब हम रोपा लगाते हैं तो उसमें भी वही तरीका है, सेम तरीका। जैसे अपन जो पन्नी आती है, काली वाली पन्नी, काली वाली पन्नी को हम उसमें मिट्टी और गोबर, 70% मिट्टी और 30% वर्मी केचुआ खाद या मिट्टी, अच्छी खाद में सड़ी खाद मिला करके, और उसमें 2 दाने डाल दिए 1 से 10 मई के बीच में, और पानी देते रहे घर के आसपास। जब वो जमाए, बढ़ जाए और 1 फीट के आसपास हो जाए, जब तो आप खोट करके 2 दाने डालना। पहले बात, 2 दाने डाल के जैसे जमे वो 1 दाना हटा दीजिए, एक ही दाना रहना चाहिए। 2 इसलिए कि भाई उसमें कोई ना जमे तो दिक्कत हो जाए, तो अपन फिर 2 दाना डाले, फिर लेट हो जाएंगे। 2 दाना डालिए, 1 दाना बचा दे,
और फिर उसके बाद जो है उसको जुलाई में अपन रोप कर दें और वहीं वहीं खाद दें। 4 फीट कम से कम, 4 लाइन से लाइन 4 फीट, अब पौधे से पौधे 3 फीट कभी हम गैप करते हैं रोपा पद्धति में, तो अपन को मान लीजिए कि इसमें लगभग 3000 के आसपास पौधे आएंगे। 43,600 वर्ग फीट भागे 12, 4 3 12, लगभग आप लगा लीजिए इतने हजार पौधे आएंगे। और इसको हम यदि हम वहीं वहीं यूरिया, वहीं डीएपी, वहीं पोटास, वहीं गोबर खाद जो भी हमारे पास कम है, तो जहां हम रोपा लगा रहे हैं वहीं पे लगाएं, तो हमारा जो भी खाद है वो बिल्कुल बेस्ट उपयोग होगा। बाकी जगह हमारे खाद नहीं देने की जरूरत नहीं है। तो कम गोबर में, कम खाद में आपका अच्छा जो है मैनेज हो जाएगा। और जब चूंकि खुटाई करके आपने रोपा है तो पहली खुटाई तो वहीं हो गई, इसके बाद दोबारा जब बढ़े 2 फीट के आसपास तो थोड़ा सा कलगी और तोड़ दें सभी की, बस। इसके बाद फिर आप जो बढ़ने दें, निश्चित रूप से इसमें हम तुअर की अच्छी उपज दे सकते हैं। मतलब केवल गन्ना लगाएं, बल्कि हम पौध तैयार करके लगाएं, उसमें भी हमारा समय बचता है। जैसे मान लीजिए अभी किसी को गन्ना लगाना है, अभी कोई गन्ना लगा रहा है, उसको जमने में 40 दिन लगेगा। तो अगर हमारे पास पौध पहले से तैयार हो, या कई लोग तो फैक्ट्री वाले तैयार करते हैं, लेकिन फैक्ट्री वाले तैयार वाला महंगा पड़ता है अपन को। हम भी पौध तैयार कर सकते हैं, जो वो करते हैं वो हम भी कर सकते हैं। तो अगर हम पहले से प्लान करके रखें और हम अपनी पौध को तैयार करके रखें और फिर लगा दें, तो हमारा जो 1.5-2 महीना टाइम बच जाएगा। और एक पौधे में 5 कल्ले 6 कल्ले भी निकल आए, 5 कल्ले 6 कल्ले तो आराम से निकलते हैं, बल्कि अगर दूर दूर लगाते हैं अपन तो 10-10 कल्ले तक निकलते हैं। और प्लांट लगाते हैं तो और अधिक निकलते हैं। अगर हम गन्ना लगाते हैं तो कल्ले कम हो सकते हैं, लेकिन यदि हम पौधा लगाते हैं तो कल्ले की संख्या और अधिक आती है। तो इस तरह से अगर मान लो 5-6 पौधे रहे और 6,000 3,000 पौधे आए, मतलब 30,000 पौधे हो गए, 5 हो गए, 6,000 पौधे लगाए, 5 कल्ले आए अच्छे, और 5 कल्लों को अपन गन्ना में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। दूर दूर लगाते हैं तो निश्चित रूप से प्रॉपर आता है, प्रॉपर डोज हम दें तो आप 30,000 पौधे से भी अगर वो 1.5 किलो का आ गया, तो दूर दूर होगा तो आ सकता है एक पर औसत रूप से 1.5 किलो का वजन जो है, जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे तब, तो अपन को 450 मिल गया। 2 किलो अगर गन्ना अपन तैयार कर लिए तो 600 के आसपास पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं प्लांट डिस्टेंस का हमको बहुत बड़ा रोल है ना। और ऐसे एक धारवाड़, इसको जो है धारवाड़ पद्धति हम लोग बोलते थे पहले। ये हम लोग नरसिंहपुर जिले में जो मूंग के साथ में रोपा लगाने का हम लोगों ने जो नया तरीका निकाला, वो धारवाड़ पद्धति का विकल्प के रूप में हम लोगों ने देखा। 2010 के आसपास में हम लोग जब मैं खुद में इंदौर में था एग्रीकल्चर कॉलेज में, वहां पर कर्नाटका की टीम आई हुई थी, धारवाड़ पद्धति के बारे में चर्चा हो रही थी। होता है वो जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के ऊपर बढ़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है उससे, और हमारे मिट्टी का जो आर्निक कार्बन तत्व है जो मेन है उसका, वो उस खत्म हो रहा है। सूक्ष्म जीव मर रहे हैं, जीवाणु मर रहे हैं। जीवाणु अगर मर गए तो फिर तो आप यूरिया पे डालोगे तो नहीं मिलेगा पौधे को। तो जीवाणुओं को बचाना, ये जीवामृत क्या है? जीवामृत कुछ नहीं करता। जीवामृत मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं और जो गाय के गोमूत्र गोबर में जो जीवाणु होते हैं उसकी संख्या को बढ़ने का पूरा माहौल देता है, और वो इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि सब ऑटोमेटिकली काम करना शुरू हो जाता है। आप सब जानते हो हम लोग जो डीएपी डालते हैं वो 20% पौधे को मिलता है, 80% पौधे को नहीं मिलता। 80% जमीन के अंदर फिक्स होता है। और एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है पीएसबी, फास्फोरस सल्बलाइजिंग बैक्टीरिया। हम लोग विभाग के लोग बहुत कचरा बांटते हैं पीएसबी और राइजोबियम, है ना, इसलिए उसका महत्व घट गया, लेकिन है बहुत अच्छी चीज। प्राची कंपनी का मिला नहीं पहले उस पीरियड में जब बट रहा था। तो पीएसबी मतलब फास्फोरस सल्बलाइजिंग बैक्टीरिया, जो अगर वो रहता है तो वो जो डीएपी आपने दिया, जमीन में खूब सारा है डीएपी, इतने सालों से दे रहे हैं, वो जाकर के वहां से उसको खींच करके लाता है, पौधों को ब्लॉक करवाता है। तो उनकी संख्या यदि हम बढ़ा लेंगे तो ऑटोमेटिकली डीएपी फास्फोरस आपको पौधे को मिलने लगेगा। ऐसे ही जमीन में राइजोबियम रहेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, यूरिया अपने आप ऑटोमेटिकली पौधे में आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको अपने मिट्टी के ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। आग लगाएंगे तो उसमें जीव नष्ट होंगे, और आग नहीं लगाएंगे, अगर उसके पूरा पत्तियों को सड़ाकर खाद बनाएंगे तो वो हमारी ताकत बढ़ेगी। जैसे भी बताया कि मेरे घर से 8 फीट पे लगाया इन्होंने। सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम इसको अगर 1 बाय 1 मीटर का अपन लोग सिस्टम बना के चलें, 4000 स्क्वायर मीटर होता है, और हम 1 बाय 1 मीटर लगाते हैं तो 4000 पौधे आ जाते हैं। इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। अब अगर 4000 पौधे अगर हमने तैयार कर लिए, और अगर हर 1-1 किलो भी आ गया, इसमें बोलें कि अगर ये हमने 8 फीट पे लगाया
एक एक किलो आ रहा है। अगर हम उसको इस तरह से तैयार कर लिया, मतलब मान लीजिए एक एकड़ में 4000 स्क्वायर मीटर होता है, तो 4000 पौधे में आपका आधा किलो भी आता है तो क्विंटल होता है। और अगर आपने 1 किलो तैयार कर लिया तो 40 क्विंटल, मतलब राहर से अच्छी तो कोई दूसरी फसल ही नहीं हो सकती। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमारी जब हमने राहर, क्योंकि आपने देखा होगा कि अपने जब मूंग काट लेते हैं, मूंग काटते हैं तो उसके बाद पूरा जो है हमारा खेत खाली पड़ा रहता है, और उस समय जो राहर को हम पानी भी नहीं लगाते हैं। हो सकता है कि आप लोग लगाते हो पानी, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, पानी भी नहीं लगाते हैं। तो बेटर तरीका क्या है कि अगर हमने उस समय पे उसकी निपिंग कर दी तो क्या होगा कि उसको जब बढ़ने के लिए मौका मिलेगा तो क्या होगा कि चूंकि वहां पर पानी नहीं है, नमी नहीं है, तो क्या होगा, पौधा हमारा सूख सकता है। तो हमारे को उस समय पे बहुत समझदारी से कि उसको पहले जब हमारी जो मूंग की हम जो अंतिम पानी दे रहे हैं उसके पहले निपिंग करना चाहिए, पहली निपिंग। और दूसरी निपिंग कब करना चाहिए, जब हमारी जो है बरसात का सीजन लग जाए और जब हमारा पानी गिर जाए तो उसके बाद हम अगर निपिंग कर देंगे तो क्या होगा कि उसमें फिर पानी मिलने से हमारी जो राहर बढ़ने लगेगी। तो हमारे को 2 निपिंग अच्छा इस तरह से आपने कर दिया तो आपकी जो फसल बहुत अच्छे तरीके से जो है फैल जाएगी। तो आपको जो भी बीज के जो स्पेस है, चाहे आपने 8 फीट पे 8 फीट का अंतर दिया, चाहे 1 मीटर का अंतर दिया, चाहे 2 मीटर का अंतर दे, पूरा खेत आपको ऐसे लगेगा जैसे पूरे में राहर लगी। ये एक बहुत अच्छी तकनीक है। नॉर्मल में अगर 1 एकड़ में कोई राहर की बोनी करता है तो मेरे ख्याल से 4 से 5 किलो से लेकर 8 किलो तक जो है लोग राहर लगा देते हैं। और इसमें अगर उन्होंने 8 फीट पे लगाया है तो मुश्किल से आधा किलो राहर में उनका काम चला गया होगा। बीज दर भी कम हो जाती है, हमारी बीज की बचत हो जाती है। तो ये संसाधनों की बचत भी हमारे लिए बहुत अच्छा चीज है। इसके अलावा जो भाई साहब ने जो इस तरह से पेड़ लगाए हुए मेड़ों के ऊपर, ये भी एक हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। आपने देखा होगा कि राहर में जिस समय पर अभी मौसम में विपरीत हुआ है तो यहाँ पर इस समय इल्ली वगैरह का अटैक बहुत आता है। इस समय अगर हमारे आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो वहाँ पे पक्षी बैठते हैं और पक्षी क्या करते हैं, उस पर जो राहर की जो इल्ली वगैरह रहती है उसको खाकर उसको जो है नष्ट कर देती है। तो जैविक नियंत्रण भी हमारी जो है इसका हो सकता है। उसके लिए जरूरी क्या है कि पेड़ होना चाहिए बड़े वाले। अब राहर के ऊपर तो बैठ के पक्षी देखेगा तो उसको दिखाई नहीं देगा कि कहाँ पर क्या इल्ली लगी हुई है। तो उसके लिए क्या है कि पास में जैसे ऊंचे बड़े पेड़ अगर लगे हुए हैं तो उस पर पक्षी बैठता तो दिखाई देता है कि कहाँ पर इल्ली लगी, उसको इल्ली को वो खाकर जैविक कंट्रोल कर देता है। ऐसे कई सारी चीजें जिसको हम लोग अपनाकर अपनी फसल का मैनेजमेंट अगर सही तरीके से कर लें तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा। एक बार अगर हमने छिलाई कर दिया तो क्या होगा, जो नीचे की पत्ती रहेंगी वो जमीन पे चली जाएंगी, वो हमारे को जो है मल्चिंग का काम करेगी और हमारे को पानी की रिक्वायरमेंट भी कम कर देगी। दूसरी चीज क्या होगी कि उस समय पर ग्रोथ पीरियड के लिए भी वो पौधा तैयार होता रहता है, क्योंकि हमारे उसमें जो है शॉक लगता है, क्योंकि हम उसको कोई पानी वानी भी कम दे पाते हैं उस समय पर, और तेज धूप रहने के कारण अगर उसमें चाहें तो अच्छा भी हो सकती है। तो जब हम उसकी नमी को संरक्षित करते हैं हमारा पौधा भी अच्छे से ग्रोथ पकड़ता है। इसके बाद जब आपने मार्च में आपने कर ली, मार्च में करने के बाद में बरसात स्टार्ट होने के पहले अगर हम सेकंड टाइम पर अगर हमने उसकी जो सूखी पत्तियां हैं उसको हमने उसको छील दिया तो इसके बाद में आप देखेंगे कि जो आपके दोनों छिलाई होने के बाद में सारी जितनी भी नीचे की पत्तियां हैं वो पूरी जमीन के बीच में पड़ी रहेंगी। तो जब आप कटाई करने के लिए जाएंगे तो आपके खेत में कम पत्तियों की मात्रा आपको मिलेगी काटने तोड़ने के लिए। आपकी सारी की सारी जो पत्तियां जो आपने बीच में तोड़ी हुई थी वो आपकी खाद बन जाएगी, बीच में पड़ी हुई गल जाएगी, पूरा खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको जो अतिरिक्त खाद जो देना पड़ती है उसकी भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। जो आग जलाने पे जो जितना ज्यादा मटेरियल हमारे खेत में जलता है वो हमारी मिट्टी को खराब करता है। कम मात्रा में रहेगा तो कम आग लगेगी उसमें। तो ये मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे को समझने की आज आवश्यकता है। हम लोग कोई भी व्यक्ति ये काम नहीं कर रहा है, ना उसमें जो पत्तियों की छलाई करने का काम करता है, ना ही उनको बैंड करके एक साथ बांध के करने का कि जिससे कि अगर तेज हवा चले तो कहीं वो गिरे भी ना। आप मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे किसान हैं जो महाराष्ट्र सब जगह घूम कर आते हैं, वहां पर देख कर आते हैं कि वो लोग पत्ती छीलते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो काम हमारे यहाँ पर अपने कोई किसान, मेरे ख्याल से 99.99% लोग हैं जो नरसिंहपुर जिले के, वो इस काम को नहीं करते। क्या आपका ये कहना है कि अगर जैसे अब ये लेट हो रही है और हमारे को गेहूं काट के फिर हमारे को मूंग अगर हम लगाने का सोचे, गेहूं नहीं लग पाएगा तो हमें मूंग लगाना पड़ेगा, तो मूंग क्या हो जाएगा, लेट बहुत लगेगी, तो हमारा नुकसान होगा ये। तो आप अल्टरनेटिव व्यवस्था में क्या कर सकते हैं, आप सोयाबीन लगा सकते हैं। आजकल क्या है कि जब आप सोयाबीन जब हम बरसात में लगाते हैं तो उसका उत्पादन और उसमें समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। आप ट्रायल बेसिस पे, मैं ट्रायल की बात कर रहा हूँ, आप ट्रायल बेसिस पे
जनवरी में आप जो है सोयाबीन लगा सकते हैं। अभी नरसिंहपुर में मेरे ख्याल से जितने भी किसान जनवरी के आसपास में सोयाबीन लगा रहे हैं, उनका उत्पादन भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो हमारे को अल्टरनेट चीजों को सोचना पड़ेगा। हमारे को जो क्रॉपिंग सीक्वेंस है उसको भी बदलने के बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि हमने जो पुराने जमाने का चला रहा है कि भाई सोयाबीन और फिर गेहूं और फिर मूंग, नहीं, हम बदल के उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में भगवान ने 2 ऐसी शक्तियां दी हुई हैं जो किसी के पास नहीं है अपने मध्य प्रदेश में। वो है मां नर्मदा का पानी और हमारे को करमेहताहार की जो मिट्टी। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी या पूरे एशिया की मिट्टी, सबसे अच्छी मिट्टी हमारे यहाँ की मानी जाती है। जब दोनों बहुत अच्छे हमारे पास में उपलब्ध हैं, तो हम इनका इस्तेमाल करके सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारी फसल भी बहुत अच्छी हो सकती है। ये देखिए जहाँ मेंटेन हो गया, ये पौधा है लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेंटेन हो गया, देखिए पौधे का, है ना, ये थोड़ा सा मेंटेन हो गया ना, 1.5 फीट 2 फीट ब्रांचिंग भी ज्यादा है, ब्रांच अलग ही आ रहा है और आगे और ज्यादा है सर। ये देखिए, ये है, और ये जहाँ भी गैप आ रहा है पौधे की वो बढ़ रही है। हाँ, मोटाई बढ़ रही है। जहाँ जहाँ गैप अगर इसमें थोड़ा सा गैप बाहर बढ़ रही है, लेकिन वो सही है, पैदावार भी सही। पौधा गिने चुने रहेंगे ना तो खुदाई करना आसान है। टूअर पे खेत दिवस जो है अपन मना रहे हैं, टूअर के खेत में आइए जाइए। ये माल था हर जगह इतना बहुत सीताफल है, आंवला, और सब्जी भाजी सर यहाँ देखिए अभी मेंटेनेंस पर मोटाई धनिया सर, ये हाँ सर आ रहे हैं, थोड़े कीड़े हो रहे हैं अंदर, वो देखना आप ऊपर काम करना आपका कोई मैटर ही नहीं बचता, पौधा स्वस्थ है। ये भिंडी रोटी भी तैयार है। अपन उसमें यदि आप गन्ना लगाएंगे तो 2 माह लेट हो जाएगा। 2 माह ये 2 माह बन हमारे किसान उपेंद्र जी कौरव का किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज उपेंद्र जी कौरव सूखा खैरी वालों के यहाँ पे नरसिंहपुर स्तर अधिकारियों द्वारा जो इनकी अंतर्वर्ती फसल अरहर है, इसमें विजिट का आयोजन किया गया। तो मैं आपसे उपेंद्र जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा हमारे किसान बंधुओं के लिए, जनता जनार्दन के लिए, कि आपके द्वारा जो अरहर की खेती अंतर्वर्ती खेती की गई है, इसका छोटा छोटा स्वरूप हमारे छोटे छोटे जो किसानों को ध्यान रखना चाहिए, ध्यान योग्य बातें हैं, उनके विषय में आप संपूर्ण जानकारी दें। पहले तो कुलदीप भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप जो काम कर रहे हैं किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल आपका जो है, जो बहुत ही सराहनीय है, लोगों तक आप जो जानकारी पहुंचा रहे हैं, आपका काम बहुत ही शानदार है। अपन इस तुअर की बात करें तो ये अपन ने मार्च में 25 मार्च को लगाई थी, तो ट्रैक्टर से 8 फुट के बरहा निकाल के तो राहर लगाते गए उन बरहों पे, और बीच में अपन ने मूंग की बोवनी की। तो 2 महीने बाद जब मूंग की कटाई हो गई थी, तो फिर इस समय अपन ने ज्वार की फसल भी ली थी, जैसे सोयाबीन की फसल भी ले सकते हैं, और ट्रैक्टर आसानी से निकल जाता है। इस समय में अपन को कतार से कतार की दूरी वो 8 फुट है इसकी, और अपन को इसमें ये ध्यान रखना है कि 1 फीट पे इसकी कटिंग करनी है, उसके बाद घुटने की हाइट पे जाओ उस पर करनी है, और फिर थोड़ी ऊपर, मतलब कम उम्र में ही इसकी कटाई हो जाए तो अच्छी टिलरिंग देगी। और अब आप देख सकते हैं इसकी स्थिति, तो 8 फुट का जो गैप है वो ख़त्म हो चुका है। उपेंद्र जी, जैसा कि आपके द्वारा अरहर की जो अंतर्वर्ती खेती की जा रही है, कहीं ना कहीं ये एक जिला एक उत्पाद गाडाबारा काफ़ी फेमस है अरहर के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे किसान दर्शकों को बताएं, व्यूअरों को बताएं कि आपके विचार में कैसे आया कि अंतर्वर्ती अरहर की खेती से भी अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। तो हमारे RN पटेल सर हैं, जो आज DDA सर हैं नरसिंहपुर में हमारे कृषि विभाग के, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, बीच बीच में सब जानकारी देते हैं। तो सर ने बताया कि अरहर को अपन दूरी का विशेष महत्व दें तो अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, और अन्य फसलों से और अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। और सर का हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है बीच बीच में। और अपने ब्लॉक में जो अधिकारी हैं, साहू जी हैं, कौशल जी हैं, KPC, सभी जो अधिकारी वो उनका सहयोग विजिट करते रहते हैं बीच बीच में। आप हमारे उन कृषकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका अंतर्वर्ती खेती करने का विचार बना है? जैसे सामान्य तौर पे तो हम खेती करते आ ही रहे हैं, तो इस प्रकार से अपना खेती करें तो अपना मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। और नए नए जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, तो वो इस तरफ रुचि बढ़ाएं, नवाचार करें तो आमदनी अपनी बढ़ा सकते हैं।
जैसा कि आपके यहाँ पे ये जो कार्यक्रम आयोजन हुआ है जो कि अंतर्वर्ती कृषि से संबंधित था, तो आप कृषि विभागीय अधिकारियों को किस प्रकार से धन्यवाद देना चाहेंगे? सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला, सभी अधिकारियों के, और सबने हमेशा सहयोग किया। जब से अपन ने फसल लगाई है बीच बीच में सबने विजिट की है, और आज का कार्यक्रम उन्हीं सब लोगों की वजह से सफल हो पाया है। जैसा कि आज जो इन्फॉर्मेशन जो किसानों के लिए आवश्यक है, जैसा कि आप सभी ने देखा, उपेंद्र जी कौरव जो कि सूखाखेरी के रहने वाले हैं और इनके यहाँ पे जो अंतर्वर्ती खेती लगाई गई है, जिसके तहत आज नरसिंहपुर जिला स्तरीय कृषि अधिकारियों द्वारा विजिट का आयोजन किया गया। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो युवा शिक्षित है उस नए नवाचार नए विचारों के साथ खेती करें और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।